So now we are starting with the absorption. Digestive system में हम लोगों ने digestive tract, digestive glands और ingestion, digestion और आज हम थर्ड शुरू करने वाले हैं absorption. Now absorption जो है, what is absorption? This is the transport or transfer of nutrients from the lumen of intestine to the blood through intestinal epithelium. Intestinal epithelium. So if we talk about, this is our villi. ये हमारी villi है. Now you know villi has the brush bordered epithelium. villi के पास आपका brush bordered epithelium है. So that increases the surface area tremendously. तो सबसे पहले तो ये समझिए villi, microvilli and fold जो अपने हैं, folds, mucosal folds, villi and microvilli increases the surface area of small intestine tremendously. तो tremendously वो क्या करती हैं, उसको आपका surface area को increase कर देती है. Now we have यहाँ पे we have a lymph vessel that is called as lacteal. ये हमारा lacteal और ये हमारी artery. ये vein हमने ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर किया है. तो आपका जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर ये ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन से. सो ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन से फूड पार्टिकल को पहले यहाँ और फिर ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है. फैट्स हैं जो ब्लड में नहीं जाती, पहले लिम्फ में जाती हैं. तो ये है जी हमारा एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहले ये देखिए एब्जॉर्प्शन कितनी तरह की है. एब्जॉर्प्शन 2 टाइप्स की है, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन. पैसिव का मतलब हुआ विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी. दिस इज विदाउट यूज ऑफ एटीपी. और ये विद यूज ऑफ एनर्जी यानी विद एटीपी. तो हमारे पास 2 मेजर मोड्स हैं आपके पैसिव एब्जॉर्प्शन. अब क्या क्या पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो पैसिव भी 2 तरह की है. कौन सी 2 तरह की है? वन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. सेकंड इज डिफ्यूजन. नाउ आपका जो डिफ्यूजन है फिर वो 2 तरह का. डिफ्यूजन इज ऑफ 2 types. One is called as the simple diffusion and other is called as facilitated diffusion. Now जो water है, water osmosis से absorb होगा. यानी पानी जो है that is mainly absorbed by the osmosis. Simple diffusion से क्या जाता है? Some glucose, some amino acids and some ions like chloride ions ये जाते हैं. और अगर हम बात करें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या क्या जाता है,
तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हमारे पास again some glucose with the help of carrier ions such as sodium ions. तो सोडियम आयंस की हेल्प से ये जा रहा है. नाउ एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस चीज की है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अगेन कैरियर ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन्स आर देयर. मोस्ट ऑफ ग्लूकोज, amino acids are absorbed with the help of कैरियर आयंस और सोडियम ग्रेडियंट. अब ये जो ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे आपका एटीपी चाहिए. एंड गैलेक्टोज, galactose is also absorbed actively. बट उसके लिए हम सोडियम ग्रेडियंट यूज नहीं करते. इसके अलावा आपके पास आयंस लाइक सोडियम और आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे हमारे एक्टिवली एब्सॉर्ब होते हैं. सो दे आर एब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. Ions like sodium, potassium, calcium, magnesium, etc., iron, etc., are absorbed actively. तो ये आपके एक्टिवली एब्सॉर्ब हो रहे हैं. इसके अलावा जो आपके फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, they are absorbed with the help of facilitated diffusion. Even आपके जो वाटर soluble vitamins हैं, they are by simple diffusion. तो ये हमारे पास एक तरह से सारा बन गया कि कौन कैसे चल रहा है. सो डिफ्यूजन के लिए कौन है, ऑस्मोसिस किससे, मतलब एक्टिवली कौन हो रहा है और पैसिवली कौन हो रहा है. सो ये आपके पास एब्जॉर्प्शन हो गया. अब कहाँ कहाँ कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी हियर, ये देखो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शंस. तो बकल कैविटी में हमारे पास क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? सबसे पहले बकल कैविटी में एब्जॉर्ब होता है सम ड्रग्स. सम ड्रग्स आपने सुना होगा कि बाई चांस कभी किसी को हार्ट का इश्यू आ रहा है तो उसकी जीभ के नीचे दवाई रखते हैं. तो सम ड्रग्स जो है, जैसे कि आपके पास नाइट्रेट्स वाली जो ड्रग्स होती हैं, या इवन योर सम एस्प्रिन सॉल्ट्स, तो मुंह से भी खाते हो, यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सम ड्रग्स जैसे सॉर्बिट्रेट, एग्जाम्पल सॉर्बिट्रेट्स हैं, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बकल म्यूकोसा. बकल म्यूकोसा, तो बकल कैविटी से और म्यूकोजा से उनका एब्जॉर्प्शन होता है. इसके अलावा ड्रग्स के अलावा निकोटीन, टबैको, निकोटीन, अल्कोहल, ये सारे बकल कैविटी के म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होते हैं. स्टमक में किस किस चीज के एब्जॉर्प्शन है? स्टमक में हमारे पास सबसे पहले सिंपल शुगर्स, जैसे ग्लूकोज आपने पिया, घोल के ग्लूकोज पी लेते हैं एनर्जी के लिए. सिंपल शुगर्स,
इवन याद करो फैटी एसिड्स, बट बहुत कम अमाउंट है इसका, सम फैटी एसिड्स, ये, और इवन फिर आपका अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, ये यहां से एब्जॉर्ब होती है। एंड ऑफ कोर्स वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। देन थर्ड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बात करते हैं ड्यूोडेनम की। अब ड्यूोडेनम में मेनली क्या आ रहा है, अगेन सिंपल शुगर्स तो हैं ही हैं, हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास अगर ड्यूोडेनम में कुछ अमाइनो एसिड बनते हैं तो वो हो जाते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। मेजरली आपके पास अल्कोहल काफी हद तक एब्सॉर्ब होता है, अल्कोहल है, विटामिन्स हैं, इवन ड्रग्स हैं, और कैल्शियम और आयरन का एब्सॉर्प्शन यहाँ होता है। फिर हम ले लेते हैं इलियम एंड जेजुनम को, जेजुनम और इलियम को। तो हमने जब जेजुनम और इलियम लिया तो इसमें हमारे पास क्या है, अब जो ऊपर लिखा है, यू नो इट इज अ मोस्ट आई मीन मेजर साइट फॉर, ये मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन है। डाइजेशन की तो है ही है, ये एब्जॉर्प्शन की भी है। तो क्या क्या है, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, यू नेम एनीथिंग, हर चीज तो यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है आपकी। और जो भी आपने खाया, इवन आपके नाइट्रोजनस बेसिस, सिंपल फैट्स जैसे कि ग्लिसरॉल वगैरह है, सिंपल शुगर्स, क्योंकि ग्लिसरॉल को एनसीईआरटी फैट लिख रही है, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल, विटामिन्स सारे, चाहे वो फैट सॉल्युबल है चाहे वो वाटर सॉल्युबल है, तो सारे के सारे विटामिन्स, आयंस यहाँ आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एंड देन वी कम टू ऑफ कोर्स ड्रग्स। देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेजरली क्या क्या है, इट्स मेनली आयंस, वाटर, वाटर में काफी हद तक यहाँ वाटर, आयंस, मिनरल्स, vitamins, not all, certain vitamins, some vitamins जैसे B6, K, some vitamins, drugs, तो ये सारी आपकी यहाँ पे एब्सॉर्ब होती हैं। So some vitamins are there, drugs are there, all are absorbed here. बट आप ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे ज्यादा मतलब जितने भी थे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो चुके हैं। तो ये है जी आपके डिफरेंट साइट्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्पेशली, मैंने आपको ये बता दिया कौन कैसे जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज और करने वाले हैं, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स और फैट्स। व्हाई इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, आप ये देखिए ये हमारे पास आ गए फैट्स। फैट्स के नाम पे हम बात कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, और I can say it is triglyceride, and triglycerides are nothing but the fats. तो ये हमारे पास triglycerides. Now triglycerides are your fats. इसके ऊपर हमने डाला bile, और this is your, let's say ये bile है, और ये आपका जो था मेजर आपका
ट्राइग्लिसराइड था। अब आपका जो ट्राइग्लिसराइड था ये छोटे छोटे पीसेस में आ गया और उसके ऊपर ये आपकी बाइल के सॉल्ट्स की कवरिंग आ गई। सबसे पहले तो बड़ी फैट टूट के छोटे पीसेस में आ गई। तो जब आपकी बड़ी फैट टूट के छोटे पीसेस में आई है, that is what you call as emulsification. So this is the emulsification. ये हुई emulsification. अब क्या हुआ, अब ये जो emulsified fats थी इसके ऊपर आपका काम किया लाइपेजेस ने और उसने उसको तोड़ दिया फैटी एसिड, तो आई मेक इट लाइक दिस, एंड glycerol. Let me make it like this. ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब बाइल की कवरिंग तो इसके ऊपर भी है, ये तो इसको ऐसे कवर अप कर लिया। नाउ दीज वर टेकन टू द, ये आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ये, और ये उसके नीचे से रास्ता जा रहा है, दिस इज योर लैक्टील। अब ये ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड अंदर एंटर करेंगे, लेकिन आपके बाइल कवर्स बाहर रह जाते हैं और दे विल मूव अगेन टू एनवेलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो अब आपके फैटी एसिड अंदर आ गया, ग्लिसरॉल अंदर आ गए, ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के सेल के अंदर आ गए हैं और अब ये कंबाइन करेंगे और बनाएंगे दोबारा से ट्राइग्लिसराइड। नाउ ट्राइग्लिसराइड दोबारा बन गया, दिस इज योर ट्राइग्लिसराइड। नाउ दिस ट्राइग्लिसराइड कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू लैक्टीन। इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक कवरिंग आती है और वो कवरिंग आती है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई, लाइपोप्रोटीनेशियस कवरिंग, उसको प्रोटीन कवरिंग भी कहते हैं। इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। सो व्हाट इज योर काइलोमाइक्रोन? Chylomicron is protein covering. Basically, it is not exactly protein, it is lipoprotein covering plus आपके ट्राइग्लिसराइड। तो काइलोमाइक्रॉन्स ये हो गए आपके। नाउ इस फॉर्म में ये ट्रांसफर होते हैं लैक्टील को, मतलब लिम्फ इसको काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में लेके जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स और फैट्स? सबसे पहले फैट्स get emulsified and formation of मिसल्स। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं इनको हम मिसल्स कहते हैं। देन हाँ जी, मिसल्स कैरिड टू brush bordered epithelium. Fatty acids and glycerol are absorbed are covered formation of muscles by bile salts। लेकिन ये बने कैसे? यहाँ पे हुआ एक्शन ऑफ लाइपेजेस, तो लाइपेजेस का एक्शन हुआ और आपका फैटी एसिड बने और आपका ग्लिसरॉल बना। जो मिसल्स थी, तो मिसल्स में भी तो आपके पास ट्राइग्लिसराइड ही तो थे। अब मक्खन है
एक बड़ा सा चम्मच मक्खन का, काट के मक्खन की टिक्की को अगर हम सब्जी के ऊपर डालते हैं तो वो छोटे छोटे बूंदों में बिखर जाता है, तो मक्खन ही रहेगा ना, उसका मेक थोड़ा चेंज हो गया, उसकी शक्ल वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, बट उसका जो केमिकल चीजें थी वो तो वैसे की वैसी ही रही। तो अब आपने उसके ऊपर लाइपेजेस का ये किया, और उसके बाद यहाँ पे ये भी कवर अप हो गई। अब क्या हुआ, एब्सॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड glycerol by enterocytes. Enterocytes are nothing but the brush bordered epithelium. Then there's a formation of triglycerides again inside the cytoplasm of the cell. फिर क्या हुआ, cytoplasm of cell, reformation or resynthesis of resynthesis हो गया, resynthesis तो हो गया यहाँ पे, reformation or resynthesis of triglyceride again. Then there is a formation of chylomicrons. Formation of chylomicrons, and then transportation or transport by two lacteals. What are lacteals? They are nothing but the lymph capillaries. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पे आते हैं. What are chylomicrons? Chylomicrons are triglycerides plus proteins or lipoprotein covering. Protein or lipoprotein covering. तो ये है जी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि फैट डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब नहीं हो सकती, तो पहले लिम्फ के अंदर करते हैं फिर इसके अंदर. ओके, तो जहां हमने लिखा है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय एंटेरोसाइट्स and leaving bile cover outside. Leaving bile covers outside to be utilized or to be reutilized. तो दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, reUtilized हो जाएंगे. तो this was the whole absorption of the fats. कुछ समझ आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया मैम. गुड, बाकियों को आ गया? यस मैम. यस मैम. ओके, अनिरुद्ध तेरे को आ गया? यस मैम. तो ये हो गया जी हमारे पास सारा जो हम अब तक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट. नाउ अब हमारे पास क्या रह गया, एसिमिलेशन. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द एसिमिलेशन एंड लास्ट एजेशन. सो एब्जॉर्प्शन एक बार फिर बात कर लेते हैं. साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द बेसिकली विलाई हो गया आपका, और एब्जॉर्प्शन दो तरह की, पैसिव और एक्टिव. फिर मैंने बात करी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस कहाँ कहाँ होते हैं. बकल कैविटी में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, ड्यूडिनम में क्या होता है, और जियोजुनम इलियम वगैरह में क्या होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है. फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हमने लिपिड्स और फैट्स के बारे में बात करी. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट assimilation. Now what is the fourth part? This is assimilation. So now what is assimilation? It is the utilization of absorbed nutrients
by the body cells for the purpose of growth, repair, and regeneration, and also for metabolism. बेसिकली ये सारे काम तो होते हैं तो मेटाबॉलिज्म से ही है. तो ये हमारी एसिमिलेशन है. अब एक एक करके बात करें. एसिमिलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जो भी मोनोसेक्राइड्स हमने किए हैं उनका क्या हुआ. तो एसिमिलेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या हुई, या सिंपली मोनोसेक्राइड्स लिख लेते हैं. ओके, तो मोनोसेक्राइड्स की क्या एसिमिलेशन हुई. सबसे पहले ये देखो, न्यूट्रिएंट्स रीच टू liver from digestive tract by hepatic portal system. तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और वो सारे के सारे जो हैं यहाँ आपके कहाँ पहुंच जाते हैं, फाइनली वो लिवर तक पहुंच जाएंगे. और मैं यहाँ लिख रही हूँ मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्यों? क्योंकि फैट्स लिम्फ के थ्रू जाती हैं. तो मोनोसेक्राइड में क्या हुआ, जितना भी ग्लूकोज एब्सॉर्ब हुआ था सबसे पहले it will change into glycogen in liver. ये मोस्ट ऑफ ग्लूकोज का फेट है. अच्छा, अब ग्लाइकोजन बनी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. इसके अलावा सम ग्लूकोज given to blood to be used by cells for their immediate source of energy. मतलब ब्लड लेके जाएगा ग्लूकोज को और वो आपका मतलब कि कुछ ग्लूकोज जो था वो ब्लड को दे दिया, तो या तो अपने सेल्स को दिया और सेल उसको अपने अपने हिसाब से यूज कर लेगा. और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको भेज दिया जाता है किसको, इट इज कन्वर्ट इनटू फैट्स, और फैट्स get deposited into as adipose fat get deposited as adipose tissue. तो ग्लूकोज का फेट क्या था, या तो ग्लाइकोजन बन जाओ या फैट्स बन जाओ, और या फिर हम क्या करें, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी कर दें. हाँ, अगर फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा रह गया, इफ स्टिल एक्स्ट्रा ग्लूकोज, तो आप उसको अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन बनाने में भी यूज कर सकते हो. क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से तो सारे रास्ते जाते हैं ना. हमने अभी पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से रास्ता आप देखिए डिफरेंट एरियाज में चला जाता है ना. तो ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हो गए, कहाँ कहाँ से जाएगा. तो ये एसिमिलेशन ऑफ हमारी क्या होगी, ग्लूकोज होगी. नाउ सेकंड हमारे पास आ गया एसिमिलेशन ऑफ, बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स की. नाउ अगेन जो अमाइनो एसिड्स रीच टू लिवर, बाय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम अमाइनो एसिड्स को ले गया वहां पे. अब लिवर क्या करेगा, सम अमाइनो एसिड्स
गिवन टू ब्लड, वो साथ साथ ब्लड को दे रहा है, जाओ, क्यों गिवन टू ब्लड, क्यों दे रहा है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी सेल्स, क्यों, फॉर देयर प्रोटीन सिंथेसिस। भाई जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट ले लो ना, मैं तो दे ही जा रहा हूं। अब सपोज ये हुआ कि आप, एग्जांपल है, आप एक मान लो रोज का 10,000 रुपया कमा रहे हो, तो आप क्या कहते हो, रोज का 10,000 रुपया कमा रहे हो, तो आप कहते हो कि भी एक काम करो, पापा कहते हैं ठीक है आप मेरे को देते जाओ, मम्मा कहती है मेरे को देते जाओ, तो कोई भी एक घर का बंदा लेट से पापा को दे दिया, पापा कहते हैं तेरे को कितनी जरूरत है, तूने कहा जी आप मेरे को ना उसमें से 1,000 रुपया रोज दे दिया करो, कहते ठीक है ये ले 1,000 रुपया ले ले, जब जरूरत होगी और मांग लेना, बाकी का मैं देखता हूँ क्या होगा। पापा ने कुछ पैसा कहाँ कर दिया, कुछ कहाँ कर दिया, मतलब इस तरह से आपने इसको रीरूटिंग करनी शुरू कर दी। और वो जो रीरूटिंग है बॉडी में कि कहाँ टॉक्सिन्स है, कहाँ जरूरत है, किसको कितना देना है, ये काम आपका लिवर करता है। और सेकंड आपका फिर और क्या करोगे, तो आप ये देखिए सम अमाइनो एसिड्स, बॉडी को एक ही बात आती है भी ग्लूकोज बना लो, वहां से ज्यादा हो जाए तो ग्लाइकोजन बना लो। सम अमाइनो एसिड विल चेंज इनटू ग्लूकोज, यानी प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये प्रोसेस भी आपका कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है। फिर सम अमाइनो एसिड ऑल्दो रेयरली कि फैट्स में चेंज होंगे, बट हाँ ग्लूकोज से रास्ता क्रेब साइकिल की तरफ जा रहा है, वहां से कुछ भी हो सकता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ही आपने पता है पढ़ा है, वो अल्फा कीटोग्लूटरेट, यानी ये जो वो रास्ते हैं जो आपके अमाइनो एसिड्स फैट्स वाली साइड्स पे चले जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ही। नाउ सम अमाइनो एसिड्स एक्स्ट्रा अगर बच गए तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड इसको डीएमिनेशन कर देगा इन लिवर, और फिर क्या किया, यूज्ड इन यूरिया फॉर्मेशन, लिवर ने बना दिया यूरिया उसका। तो इसी वजह से हम लिखते हैं जो मैक्सिमम यूरिया होता है इट इज इन द हिपैटिक वेन, क्योंकि वही बाहर निकल रही है और इमीडिएटली बन के निकल रहा है। तो यूज्ड इन यूरिया फॉर्मेशन। तो याद रखना यूरिया साइकिल लिवर में होता है, लेकिन यूरिया इलिमिनेट कौन करती है, किडनी करती है। यूज्ड इन यूरिया फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, यूरिया गिवन टू ब्लड बाय लिवर टू बी एलिमिनेटेड थ्रू किडनी। जाओ जी किडनी से बाहर निकलवा लो इसको जाके। तो ये हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड्स। देन वी हैव सी व्हाट इज द यूज ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स, तो ऑफ कोर्स फैटी एसिड्स absorbed by lymph, finally transported to blood। अब ब्लड ने क्या दे दिया, सम टू द एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स को दे दिए, सम फैटी एसिड्स उसको दे दिए, किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ फैट्स, बना लो एंड स्टोर। ओके एंड स्टोरेज होगी। उसके बाद आपका और क्या हुआ, यहाँ आपने स्टोरेज कर दी, सिंथेसिस ऑफ फैट कर दिया, then some fatty acids change into glucose, again the process is called as gluconeogenesis। ये काम किसने करना है, लिवर ने करना है। तो मेजरली आपने किसको दे दी, आपने मेजर कुछ फैट्स एडिपोसाइट्स को दे दी, कुछ आपने इसको दे दी, ग्लूकोज को बनाने को दे दी। और इस तरह से हाँ इवन if needed fatty acids can be changed into amino acids। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फैटी एसिड्स होती हैं
and some fatty acids, of course, in blood. ब्लड में है ही है, गिवन टू द ब्लड, दे दो जी ब्लड में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो ब्लड नहीं करने ना, चाहे कहीं भी करने, फॉर ट्रांसपोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट. तो दिस इज हाउ द बॉडी एसिमिलेट. एंड लास्ट में यहाँ पे हमारा एसिमिलेशन खत्म हो जाता है. एंड लास्ट में we come to the last part, that is called as egestion. Egestion is the removal of undigested waste. Undigested waste. The voluntary removal of waste is called defecation. अब वही बात होगी, जैसे याद करो इंजेक्शन swallowing से थी, तो defecation से रिमूवल होता है. ओके, द रिफ्लेक्स involved is called defecation reflex. इसको defecation reflex कहते हैं. कब शुरू होता है? It is initiated as soon as feces enter the rectum. And presses its wall. तो defecation reflex जो है वो एक न्यूरल रिफ्लेक्स है बेसिकली, मतलब उसमें आपका बाकी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है. तो आपके पास इनिशिएटेड एज सून एज फीसेस एंटर द रेक्टम एंड डिस्टेंड इट्स वॉल. जैसे ही रेक्टम के अंदर फीसेस एंटर करेगा तो उसकी वॉल डिस्टेंशन में जाएगी. तो ये रिफ्लेक्स, अब वॉल अगर डिस्टेंशन में जा रही है तो याद करो वॉल में नर्व प्लेक्सेस हैं एंड डिस्टेंड द वॉल. Now what is the mass peristaltic movements? जब फीकल मैटर रिमूव होता है तो आपने कहा फीकल मैटर एक बार रिमूव हुआ, फिर अगली बार आया, फिर मतलब एक वेव सी होती है जिससे कि वो फीकल मैटर को एकदम से बाहर निकाल देती है. सो जो वो वेव आ रही है वो कहां से आ रही है? दैट इज कॉल्ड एज मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. इट हेल्प्स इन removal of feces. Now इसमें it involves strong peristaltic movements. It involves muscular movements of diaphragm, stomach, strong contractions of the muscles of diaphragm, stomach, colon. तो strong muscular movements हैं जो कि इसको इन्वॉल्व हो रही है. सो इस तरह से ये सारा जो है वो फीसेस बाहर निकल जाए. नाउ व्हाट इज फीसेस, जो हम ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं. फीसेस इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट, unabsorbed undigested waste. So that is the feces. Now what is the composition of feces? Composition of feces में water है, इसके अलावा undigested waste तो है ये. उस waste में क्या है? It has water, fats, sterols,
sterols, bile pigments, vitamins, bacteria, and of course, we do have roughage. etc. ये सारा जो है वो कंपोजिशन ऑफ फीसेस है. एंड ऑफ कोर्स इसमें आयंस वगैरह भी हैं, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें इस तरह से नहीं लिखी. तो ये हो गया. यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में, मैंने आपको बताया ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होता है. एक्चुअली जब हम बात करते हैं इजेशन की, तो उसमें यहाँ पे एक पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन. The large intestine doesn't play significant role in absorption of nutrients. मैंने nutrients की word use की है. Nutrients. It helps in absorption of water, ions, minerals, etc. So when chyme, basically chyme bird से semi digested food को कहा जाता है. chyme bird actually stomach में यूज करते हैं, और chyle CHYLE ये हम यूज करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जब बहुत वाटरी हो जाता है. लेकिन आपकी एनसीईआरटी काइल वर्ड कहीं यूज नहीं करी, वो कहती काइम, तो मैंने भी वही लिखा है. व्हेन काइम enters the large intestine through ileocecal valve and move along the length, watery feces और बिल्कुल liquid feces change into get solidified, ऐसे कहते हैं, get solidified by the absorption of water. Mucus is added, help to change जो आपका फीसेस है वो एक कोहेरेंट फीसेस में चेंज हो जाता है. कोहेरेंट फीसेस का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ग्लू हो जाते हैं आपस में. सो हेल्प mucus is added, help to change it into coherent feces and is eliminated. तो यहाँ पे आपका रोल लार्ज इंटेस्टाइन का भी आ गया. इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया था डू इनहैबिट सर्टेन बैक्टीरिया. अगर लार्ज इंटेस्टाइन ये ना एब्जॉर्ब करे पानी, तो क्या होगा फिर? अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा लिक्विड फीसेस बाहर निकलेगा. द कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया. सो व्हाट इज डायरिया? Diarrhea is increased frequency of liquefied feces. It can lead to dehydration. क्यों? पानी तो बॉडी में एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा. So what is the remedy? You know the remedy is ORS solution.
ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो हम देते हैं, कहते हैं घोल पिलाइए इसका. व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? उल्टा कर लो, Excessive फूड ज्यादा देर absorption. रुक जाए या फूड ज्यादा देर तक रह गया. इट इज इरेगुलर रिमूवल या irregular frequency of solidified fecal matter with difficulty. Maybe generally occur. क्यों हो जाता है? Generally occur due to either less intake of roughage of fibers मतलब और roughage and water. एक जर्नल नॉर्मल बंदा है तो उसमें इस वजह से भी हो सकता है, बट हाँ अगर बंदा में कुछ और प्रॉब्लम्स है तो दैट कैन बी अ डिफरेंट. देन व्हाट इज जॉन्डिस? एक्सेसिव बाइल pigment in the blood causing skin or even eyes, causing skin, eyes to turn yellow. And what is indigestion? Indigestion is basically it is the feeling of fullness, जैसे गैस गैस या भरा भरा लग रहा है, और discomfort due to क्या रीजन हो सकता है? Many reasons. Either due to many reasons such as intake of more food, ज्यादा खा लिया, और heavy food खा लिया, और spicy food खा लिया, etc. या it can be due to maybe etc. anxiety, stress. आप ये देखो एग्जाम्स के डेज में अक्सर बच्चे ये बात कहते हैं कि भी हमें बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, एसिडिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी कहानी हो जाती है. एंजाइटी और इवन लेस फॉर्मेशन ऑफ HCl. तो कुछ भी हो सकता है, लेस फॉर्मेशन ऑफ HCl और inefficient enzyme secretions etc. बहुत रीजंस हैं, हम सारे नहीं बात कर सकते, तो मैं मेन रीजन यहाँ पर डिस्कस कर लिए. So these were some of the diseases. इसके अलावा there's one more I'll talk about dysentery. So what is dysentery? Dysentery is basically loose stool or watery stool, जैसे कि डायरिया में होता है, along with mucus or blood. Dysentery can be viral dysentery भी हो सकती है. प्रोटोजोल तो होती है, अमीबॉइड हमने पढ़ी है, प्रोटोजोल, bacterial, etc. So these are some of the disorders regarding this.